नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आईपी स्टडी के वीडियो लेक्चर्स में। आज हम एक नए अध्याय के साथ फिर से हाजिर हुए हैं जिसका नाम है विशेषण। इस अध्याय में हम विशेषण को समझने का प्रयास करेंगे, उसकी परिभाषा, उसके भेद तथा विशेष्य के भी बारे में हम जानेंगे और विशेषण किस प्रकार बनते हैं वह भी हम सीखेंगे। तो चलिए इस अध्याय को शुरू करते हैं। अध्याय की शुरुआत में कुछ उदाहरण दिए हैं, चलिए उन्हें ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। फल वाला ताजा फल बेच रहा है। अयोध्या एयरपोर्ट स्वच्छ और सुंदर है। जिराफ की गर्दन लंबी है। कछुआ सुस्त जानवर है। शुभम को गोल रोटी पसंद है। यह मोटा भालू है। अब इन वाक्यों में ताजा, स्वच्छ, सुंदर, लंबी, सुस्त, गोल और मोटा शब्द विशेषण शब्दों का बोध करा रहे हैं। और ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की। तो हम विशेषण की परिभाषा को किस प्रकार कह सकते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध करवाने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। आइए जानते हैं विशेष्य के बारे में। विशेष्य क्या है? विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो वाक्य में जिसकी विशेषता की बात की जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। इस तालिका को ध्यान से देखिए। विशेषण शब्द है ताजा और विशेष्य है सब्जियां। तो ताजा विशेषता बता रहा है किसकी? सब्जियों की। तो सब्जी क्या है? संज्ञा शब्द है। उसी प्रकार छोटा विशेषण है और खरगोश है विशेष्य। तो खरगोश की विशेषता बताई गई है कि वह छोटा है। आइए अब हम विशेषण के भेदों को समझने का प्रयास करते हैं। विशेषण के कुल 4 भेद हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण तथा संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण। अब हम एक एक करके इन भेदों को समझेंगे। आइए पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। उदाहरणों के माध्यम से इसे समझते हैं। आम मीठा है। मेरा कोट नीला है। अर्जुन अद्भुत वीर था। इन वाक्यों में रंगीन शब्द मीठा, नीला और वीर विशेषता बता रहे हैं किसकी? आम, कोट और अर्जुन की। तो जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्थान, अवस्था, दशा, स्वाद आदि का बोध करवाते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप की बात करें वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आइए अब बढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण के साथ। उदाहरण देखिए। 3 विद्यार्थी विद्यालय जा रहे हैं। कुछ चिड़ियां पेड़ पर बैठी हैं। 5 बंदर वृक्ष पर बैठे हैं। इन वाक्यों में 3, कुछ और 5 शब्द क्रमशः विद्यार्थी, चिड़िया और बंदर शब्दों की संख्या बता रहे हैं। इसलिए यहाँ कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। अब इसकी परिभाषा समझते हैं। जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य की संख्या का बोध हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो ऐसे वाक्य जहां आपको संख्या नजर आए, जहां संख्या का बोध हो, वहां संख्यावाचक विशेषण होता है। अब संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक विशेषण तथा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आइए जानते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध हो वहां निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। तो ऐसे वाक्य जहां संख्या की निश्चितता का बोध हो वहां संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे 5 घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं। 1 दर्जन संतरे दे दो। तो यहाँ 5 और 1 दर्जन यह निश्चित कर रहा है कि घोड़े
की संख्या 5 है और संतरे की संख्या 1 दर्जन यानी 12 है। तो यहाँ हम संख्या गिन सकते हैं, संख्या की निश्चितता देख सकते हैं, इसलिए यहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। उसी प्रकार अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? जिन विशेषण शब्दों में निश्चित संख्या का बोध ना हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे थोड़े रुपए चाहिए और उसने मुझे कुछ किताबें दी। अब यहाँ अनिश्चित संख्या का बोध है, जैसे थोड़े रुपए और कुछ किताबें। यहाँ हमें निश्चित संख्या दिखाई नहीं दे रही है, परंतु यह संख्यावाचक क्यों है? क्योंकि आप रुपए और किताबों को गिन सकते हैं, परंतु यहाँ उसकी निश्चितता नहीं दी गई है, इसलिए यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो यह था हमारा संख्यावाचक विशेषण, जिसके हमने 2 भेद समझे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण तथा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। उदाहरण देखिए, 2 किलो चीनी दो, थोड़ी सी दाल देना, 3 मीटर कपड़ा दो। अब यहाँ 2 किलो, थोड़ी सी और 3 मीटर परिमाण का बोध करवा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो विशेषण अपनी विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय में जानकारी देते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जहाँ मात्रा का बोध हो, परिमाण का बोध हो, वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब संख्यावाचक विशेषण की तरह ही इसके भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण तथा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आइए इनको समझते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो विशेष की निश्चित मात्रा का बोध करवाने वाले शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 5 किलो चीनी के पैसे दे दो, 4 लीटर दूध देना। अब यहाँ निश्चित मात्रा दी गई है 5 किलो और 4 लीटर। यहाँ निश्चित परिमाण दिया गया है, तो इसलिए यहाँ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इसके विपरीत अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान ना हो वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे मेरे पास काफी आम है, थोड़ी सी चीनी दे दो। अब आम जो है हमेशा तौला जाता है, उसकी मात्रा तौली जाती है, इसलिए यहाँ परिमाणवाचक विशेषण है और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। उसी प्रकार थोड़ी सी चीनी, आप चीनी को गिन नहीं सकते, उसको केवल मापा जा सकता है, तौला जा सकता है, इसलिए यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो हमने पढ़ा परिमाणवाचक विशेषण के बारे में, जिसके 2 भेद जाने, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आइए एक बार फिर से संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण के अंतर को समझते हैं। देखिए यहाँ उदाहरण दिए हैं, कुछ रुपए तो मैं भी लूंगा, सब बच्चे मैदान में हैं, 3 छात्राएं अनुपस्थित हैं। अब यहाँ कुछ रुपए, सब बच्चे और 3 छात्राएं संख्या का बोध करवा रहे हैं, जहाँ 3 छात्राएं निश्चित संख्यावाचक का बोध करवा रहे हैं, जबकि कुछ रुपए और सब बच्चे अनिश्चित संख्यावाचक का बोध करवा रहे हैं। क्योंकि रुपए और बच्चे आप गिन सकते हैं, परंतु यहाँ उसकी निश्चित संख्या नहीं दी गई है। उसके विपरीत कुछ मिठाई लाओ, 3 किलो आटा दे दो, थोड़ा सा पानी दे दो। यहाँ परिमाणवाचक विशेषण है, जिसमें कुछ, 3 किलो और थोड़ा सा पानी। तो यहाँ आप इन चीजों को माप सकते हैं, तौल सकते हैं, इसलिए यहाँ परिमाणवाचक विशेषण है और उसमें 3 किलो निश्चित परिमाणवाचक का बोध करवा रहा है, जबकि कुछ मिठाई और थोड़ा सा पानी अनिश्चित परिमाणवाचक का बोध करवा रहा है। तो यहाँ हमने समझा संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर। अब हम बढ़ते हैं विशेषण के आखिरी भेद पर, जो है संकेतवाचक विशेषण। संज्ञाओं से पहले आकर उनकी ओर संकेत करने वाले सर्वनाम शब्द संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, यह घर नेहा का है,
वे लड़के तो भाग गए और वह स्कूल मेरा है। अब इसमें यह, वे और वह शब्द संकेतवाचक विशेषण का बोध करवा रहे हैं। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का काम करे वह संकेतवाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। अब सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर समझते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपने पहले के अध्याय में पढ़ा कि जहां हम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करें वह सर्वनाम कहलाता है, परंतु जब ये संज्ञा के साथ आते हैं तो ये सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जब हम उन सर्वनाम शब्दों को संज्ञा के साथ प्रयोग करते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, वे आज यहीं रहेंगे। यहाँ वे सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि हमने इसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया है। जबकि वे बच्चे कहाँ गए, यहाँ संज्ञा शब्द जो कि बच्चे है उसके साथ वे लगा है जो सार्वनामिक विशेषण का बोध करवा रहा है। तो यह था संकेतवाचक विशेषण। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं। पहला, अकारांत विशेषण में लिंग, वचन और कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे सुंदर बच्चे, सफेद कमीज इत्यादि। इसमें अकारांत विशेषण है जिसमें कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव नहीं होता। दूसरा, आकारांत विशेषण विशेष्य के लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे अच्छा बच्चा, अच्छे बच्चे। देखिए, अच्छा के साथ बच्चा हो गया, परिवर्तन हुआ, और अच्छे के साथ हमें बच्चे को भी बदलना पड़ा तो वहां भी परिवर्तन नजर आया। तीसरा, ई, उ तथा उ से अंत होने वाले विशेषणों के लिंग, वचन एवं कारकों में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। आखिरी बिंदु, सार्वनामिक विशेषणों में सर्वनामों की तरह परिवर्तन होते हैं, जैसे वह लड़का, वे लड़के, यह लड़का या फिर ये लड़के। तो जैसे जैसे संज्ञा बदल रही है वैसे ही विशेषण भी बदल रहा है। आइए अब समझते हैं विशेषणों की तुलना को। उदाहरणों को ध्यान से देखिए। मदन एक अच्छा लड़का है, आयुष मदन से अच्छा लड़का है तथा प्रणव सबसे अच्छा लड़का है। अब आप देखिए, उदाहरणों में तुलना की गई है। इसी को हम विशेषण में मूलावस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था कहते हैं। तो जहां विशेषणों में तुलना नजर आए वहां मूलावस्था, उत्तरावस्था या फिर उत्तमावस्था होती है। आइए एक एक करके इन अवस्थाओं को समझते हैं। पहला है मूलावस्था। मूलावस्था में विशेषण का सामान्य प्रयोग होता है, किसी के साथ तुलना नहीं की जाती। यहाँ एक ही व्यक्ति, वस्तु की विशेषता बताई जाती है, यहाँ किसी के साथ तुलना नहीं की जाती। जैसे राकेश मूर्ख है, यहाँ विशेषता बताई गई है राकेश की कि वह मूर्ख है। नेहा सुंदर है, तो यहाँ किसी से तुलना ना कर केवल विशेषता बताई गई है राकेश की और नेहा की। अब पढ़ते हैं उत्तरावस्था के बारे में। जब किसी विशेषण द्वारा दो व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों आदि की तुलना की जाती है तो उसे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे राजेश राजेंद्र की अपेक्षा मोटा है, अनीता अनुराधा से अधिक लंबी है। तो आप देखिए, इन उदाहरणों में दो लोगों के बीच तुलना की गई है कि राजेश जो है वो राजेंद्र से अधिक मोटा है और अनीता अनुराधा से अधिक लंबी है। तो यहाँ उत्तरावस्था है क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की गई है। इसी प्रकार उत्तमावस्था में दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके किसी को सबसे कम या सबसे अधिक बताया जाता है। अब उत्तमावस्था में दो से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है। जैसे नेहा सबसे सुंदर लड़की है, राजू सबसे अधिक मोटा है। अब यहाँ सबसे सुंदर यानी बाकियों यानी बहुत सारे लोगों से तुलना करके बताया गया है कि नेहा सबसे सुंदर है और राजू सबसे अधिक मोटा है। तो इसलिए यहाँ उत्तमावस्था का बोध है।
अब विशेषण की अवस्थाओं के कुछ उदाहरण देखते हैं। मूलावस्था में है सुंदर, उत्तरावस्था सुंदरतर तथा उत्तमावस्था सुंदरतम, प्रिय प्रियतर तथा प्रियतम, उच्च उच्चतर तथा उच्चतम। ये थी मूलावस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था में कैसे विशेषण में बदलाव आ जाता है। ध्यान रहे, केवल गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित परिमाणवाचक विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, अन्य किसी विशेषण की नहीं। आइए विशेषण शब्दों की रचना को समझते हैं। विशेषण की रचना मुख्य रूप से 4 प्रकार से की जाती है। किस किस से? संज्ञा से, क्रिया से, अव्यय से तथा सर्वनाम से। एक एक करके इनकी रचना को उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। संज्ञा शब्द है रोग, जब हम उसे विशेषण में बदलेंगे तो वह हो जाएगा रोगी। संज्ञा शब्द है वर्ष, जब हम विशेषण में बदलेंगे तो वह हो जाएगा वार्षिक। संज्ञा शब्द है लालच, जब हम उसका विशेषण बनाएंगे तो वह बन जाएगा लालची। भारत संज्ञा शब्द है, जब हम विशेषण बनाएंगे तो वह बन जाएगा भारतीय। दया संज्ञा शब्द है, विशेषण के रूप में वह हो जाएगा दयालु। इच्छा संज्ञा शब्द है और विशेषण में वह बन जाएगा इच्छित। तो यह था संज्ञा से हम किस प्रकार विशेषण शब्दों की रचना कर सकते हैं। अब देखिए क्रिया द्वारा विशेषण की रचना। क्रिया शब्द है भागना, परंतु जब हम किसी की विशेषता को इसमें प्रयोग करते हैं तो वह बन जाता है भगोड़ा। सजना क्रिया शब्द है, जब हम विशेषण बनाएंगे तो वह बन जाएगा सजावटी। तैरना क्रिया शब्द है, जब हम किसी की विशेषता बताएंगे तो वह बन जाएगा तैराक। खाना क्रिया शब्द है, विशेषण में वह बन जाएगा खाऊ। लड़ना क्रिया शब्द है और विशेषण में वह बन जाएगा लड़ाकू। चलना क्रिया शब्द है और विशेषण में वह बन जाएगा चलती। तो यह था क्रिया से हम किस प्रकार विशेषण शब्दों की रचना कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं सर्वनाम शब्दों से हम किस प्रकार विशेषण की रचना कर सकते हैं। सर्वनाम है मैं, विशेषण में परिवर्तित होता है और वह बन जाता है मुझसा। सर्वनाम है जो, विशेषण में बन जाता है जैसा। तुम सर्वनाम शब्द है, विशेषण में परिवर्तित होके वह बन जाता है तुम्हारा। यह सर्वनाम शब्द है और विशेषण में वह बन जाता है ऐसा। कौन का बनता है कैसा तथा वह का बनता है वैसा। तो यह था सर्वनाम द्वारा विशेषण की रचना। आइए अब पढ़ते हैं अव्यय से हम किस तरह विशेषण की रचना कर सकते हैं। बाहर शब्द है अव्यय और विशेषण में वह बन जाता है बाहरी। अव्यय शब्द है भीतर और विशेषण में वह बन जाता है भीतरी। अव्यय शब्द है ऊपर और विशेषण में वह बन जाता है ऊपरी। अव्यय शब्द है नीचे और विशेषण में वह बन जाता है निचला। तो यह था अव्यय से हम कैसे विशेषण की रचना कर सकते हैं। आइए संक्षेप रूप में एक बार फिर से समझते हैं कि हमने इस अध्याय में क्या सीखा। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था आदि का बोध हो वहां गुणवाचक विशेषण होता है। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम निश्चित या अनिश्चित की संख्या का बोध हो वहां संख्यावाचक विशेषण होता है। और जिन शब्दों में किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मापतोल का पता चले वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो आज का अध्याय यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ और इसी तरह पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।